हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से कवर किए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन के बाद हम लोगों ने देखे थे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। मैं आप लोगों को जैसे कई वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों का जो क्लास 12 का जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को एक एक चैप्टर का, यानी आप लोगों को एक चैप्टर में 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और चारों वीडियो आप लोगों को डेमो के रूप में मिलेंगे। जैसे कि जैसे हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री को देखे थे, फिर हम लोग इंग्लिश कोर को देखे ट्रॉफी का, फिर हम लोग डिस्कस किए थे पॉलिटिकल साइंस का। इसी के मुताबिक डिस्कशन मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी कोर का पहला टॉपिक, जिसका नाम है आत्म परिचय, जिसका राइटर है हरिवंश राय बच्चन। इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आप देखेंगे डिस्कशन कितना बारीकी से मैंने इस वीडियो को आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि डिस्कशन इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में ना छूटे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए आपका जो एग्ज़ाम है डिस्कशन, उसमें आपको सबसे पहले ये टॉपिक जो है हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर का यही कहना है कि सभी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक डेमो के रूप में कराया जाए। तो बिल्कुल डिस्कशन, अगर अभी तक कोई ऐसा बंदा है जो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का या हिंदी कोर का या आप लोग जितना भी इस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर अभी तक नहीं देखें तो जल्दी से जाएं और देखें। वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो डिस्कशन आप लोग लाइक करना ना भूले और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि डिस्कशन में आप लोगों को यही बताया था कि आप लोगों को क्लास 11 में जिस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम दिए थे, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 में सबसे इंपॉर्टेंट बना हुआ क्या, थ्योरी। अगर क्लास 12 की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्कशन अगर आप थ्योरी सेक्शन को कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्कशन ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको थ्योरी सेक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया अभी तक, तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्या करना है आप लोगों को, अगर आप क्लास 12 में 2024 में अगर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर में, और सर्च करना है आपको मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस। सर्च करने के बाद डिस्कशन आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले हर एक चैप्टर का, याद रखिएगा, थ्योरी सेक्शन बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, थ्योरी सेक्शन। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक बात को ध्यान से सुने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, अगला जो वीडियो होगी वो बताया जाएगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक बात को ध्यान से सुने, आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड क्या हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्या मिलेंगे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी सेक्शन मिलेंगे, फिर आप लोगों को मिलने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा, याद रखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपको बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। यानी डिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से इतना सारा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन करवाएंगे, फिर आप लोगों का जो होगा क्लास, वो आप लोगों का क्लास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन होगी, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर से जाएं और जल्दी से डाउनलोड करके एकदम कम से कम फी में डिस्कशन आप लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट को, पूरा साल भर का फी, याद रखिएगा डिस्कशन, पूरे साल भर का फी इतना मिनिमम है कि आप ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का जो रकम है ओनली फॉर आप लोगों के लिए 399, कितना है, 399 पूरे साल के लिए ऑल सब्जेक्ट प्लस
ऑल सब्जेक्ट प्लस आपका पूरे ईयरली का। याद रखिएगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर के अंदर आप लोगों को 4 क्लासेस होगी। पहला थ्योरी क्लासेस होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर क्लास 12 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, अच्छे प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो जल्दी से दोस्तों ये हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्योंकि दोस्तों ये जो कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, इस कंटेंट को बनाने में हम लोगों को लगभग कम से कम दोस्तों 4 साल लग गया है इस कंटेंट को बनाने में। क्योंकि इस कंटेंट को इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों सजाया गया है कि इससे बाहर आपके पेपर में जैसे एक भी क्वेश्चन ना आए। मैं ही कोशिश करूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा, एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों का जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे एग्जाम के समय जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर यानी 5 साल, पिछला 5 साल में यानी 2017 से लेकर 2022-23 तक कितना क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का, कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे, कहाँ सब्जेक्टिव पूछे गए, सभी का सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को करने की कोशिश करेंगे। मैंने यही वादा किया था आप लोगों से कि इस बार 90 पार करना है, इस बार 90 मार्क्स पार करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से करते हैं, ये जो थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये थ्योरी सेक्शन का अगर आप कर लेते हैं ये थ्योरी सेक्शन, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं, वन लाइनर को इजीली से कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप इजीली से कर सकते हैं क्योंकि ये थ्योरी सेक्शन से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कौन? और थ्योरी सेक्शन। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग थ्योरी सेक्शन को जल्दी से सभी वीडियो का लेक्चर नंबर 1 को देखिए थ्योरी सेक्शन में। और कोई अगर हमारे एप्लीकेशन में जो पढ़ रहे हैं उनको मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग क्लास के एंड होते ही आप लोगों को PDF मिल जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी अपना हैंड रिटन बनाना चाहते हैं या अपना से नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के उपहार के एडिशन आप लोग अपने खुद से नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को माइंड में आप लोगों का सेटअप हो जाएगी अभी से ही, तो आप लोग खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो PDF आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छी तरह से आपको स्टडी कराया जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो बिल्कुल दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर दिया है किसका, हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर दिए, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों को और करना होगा। तो बिल्कुल दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी कोर का चैप्टर नंबर 1। हिंदी कोर में आप लोगों को पता होना चाहिए 3 सेक्शन आप लोगों को स्टडी करना है। सेक्शन नंबर 1 गद्य खंड, फिर पद्य खंड, फिर आप लोगों का पढ़ना है जिसमें दोस्तों आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग दोस्तों जल्दी से अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस को डाउनलोड करें। मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोग से एक बात बताना चाहूँगा कि एक लड़का कमेंट किया है व्हाट्सएप पे और बोल रहे हैं कि सर 20 मिनट में आप पूरे 20 नहीं, उन्होंने कहा था कि सर 40 मिनट में क्लास 12 का ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आप कैसे थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है। मैंने सोचा कि उनको कि मैं क्या बताऊँ। उन्होंने कहा कि सर हम जहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं वहाँ तो हमारे 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। मैंने पूछा 2 दिन में कितना क्लासेस हुई, कितना घंटा क्लास हुई? बोल रहे थे कि सर लगभग मान के चलिए कि 1 घंटा 10 से 1 घंटा 15 मिनट के बीच। मैंने वाला कि अच्छा 1.5 घंटा करके 3 घंटा क्लास हुई है। 3 घंटा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, जो ऑफलाइन में कोचिंग करते हैं या ट्यूशन करते हैं, बस एक बात मेरा याद रखें ट्यूशन, क्या आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी कराए जाते हैं? एक बार जरूर कमेंट करना। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, कंटिन्यू आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ। कहीं का कोई बात में बता रहा हूँ नहीं, कहीं कुछ हुआ है वो सब कांड में बता रहा हूँ नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है, मैं भी ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। यही टॉपिक को जो 40 मिनट में जो मैंने अभी कंप्लीट किए हैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, यही टॉपिक हमें पढ़ाने में 3 दिन लग गया। क्यों? क्योंकि ट्यूशन वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि सर पृथ्वी गोल क्यों होती है। फिर मैंने यहाँ पे यह भी क्वेश्चन किया जाता है कि कोई अगल बगल में क्या कुछ घटना घटी, तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते करते टाइम गुजर जाते हैं। ऑफलाइन में अगर 3 घंटा पढ़ाते हैं कोई टीचर, 2 दिन में 1.5 घंटा करके 3 घंटा, याद रखिएगा ओरिजिनल पढ़ाते हैं 1 घंटा और 2 घंटा सिर्फ आउटर बात होती है। एक बात याद रखिए, मैं भी कभी किसी जमाने में स्टूडेंट था और अभी भी हूँ, मुझे भी यही बताया गया था कि 3 घंटा में सिर्फ 1 घंटा टीचर मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ाते, बाकी 2 घंटा सिर्फ आउटर बात होती है। आउटर का मतलब होता है स्टडीज से कभी रिलेटेड, कभी देश से रिलेटेड, कभी विदेश से रिलेटेड, कभी प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड, कभी पड़ोसी से रिलेटेड, इन्हें यही सब बात होती है।
तो बिल्कुल डिस्टन मैं आप कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो जितना भी बड़ा टॉपिक हो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि डिस्टन अगर एक वीडियो में वही चीज मैं बताता हूं जो समरी, जिसे हम लोग बोलते हैं, पहले पिछले जमाने में हम लोग बोलते थे सारांश, तो सारांश को मैं लेकर आऊंगा, पूरा चैप्टर का जो निचोड़, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो सब सेंटेंस में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस बातों पर अपना समय ना गवाए, जो चीज आप लोगों को मिल रहा है उन सब पे आप लोग ध्यान दें। और जो भी चीज मैं आप लोगों को कंटेंट बताऊंगा डिस्टन, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप जो भी कंटेंट बताऊंगा 100% सिलेक्टेड होगी कंटेंट। ये जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये कंटेंट 100% सिलेक्टेड कंटेंट होगी। साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर इस सब कंटेंट को क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्लास 12 बहुत है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के दुनिया में अगर आप तैयारी करना चाहेंगे, आप एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, डिफेंस का, किसी भी चीज़ का अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सभी का सभी क्वेश्चन आपको आपका जो कंपटीशन की एग्जाम होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनना है। तो चलिए डिस्टन हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है क्या? आत्मपरिचय। क्या नाम है इसका? आत्मपरिचय। अब आत्मपरिचय का आपको पता होना चाहिए कि आत्मपरिचय जो है उसका राइटर कौन है। अब हम लोग कोई आउटर बात नहीं करेंगे डिस्टन, अगर आउटर बात करनी रहे ना तो मैं भी 40 मिनट का वीडियो डिस्टन में 3 घंटा में पढ़ा सकता हूँ। बोले आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे हैं, कैसा नहीं, हेलो हाय स्टूडेंट, आप लोग कहाँ से हैं, कैसा नहीं, ये सब करके अपने आउटर बात करके डिस्टन में 40 मिनट का वीडियो में 3 घंटा में आप लोग कंप्लीट करा सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपना समय को बचाएं, क्योंकि समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। समय बहुत कीमती है एक स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि ये समय जब चले जाएंगे तो फिर कभी लौट कर आने वाले नहीं है। इसलिए आप लोग से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग कभी भी समय की बर्बादी ना करें। देखते हैं डिस्टन कि आत्मपरिचय जो है इसका राइटर कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय जो बच्चन है इसके बारे में आपको 5-6 बातें याद होना चाहिए, क्योंकि डिस्टन आपको सबसे पहले स्थान याद होना चाहिए। स्थान क्या? कौन सा स्थान? जन्म स्थान। आपको पता होना चाहिए कि जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान कहाँ है। याद रखिएगा इसका जन्म स्थान कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ पे है? इलाहाबाद। याद रखिएगा इसका जन्म स्थान है कहाँ पे? इलाहाबाद। कब इसका पैदाइश हुई थी, यानी इसका जन्म कब हुआ था? 1907 में। एक एक बात को ध्यान देखें, इसमें 4-5 क्वेश्चन इस राइटर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को आप लोग देखने की कोशिश करें। इसका फिर मृत्यु स्थान देखते हैं। मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान देखना है। याद रखिएगा इसका मृत्यु स्थान है कहाँ के? मुंबई। इसका मृत्यु स्थान कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, और मृत्यु स्थान कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2003 में। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मेरे साथ एक बार बोले, इसका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। कब जन्मे थे? 1907 में। इसका मृत्यु स्थान कहाँ पे है? तो उसका मृत्यु स्थान कहाँ पे? याद रखिएगा मुंबई। कब मृत्यु हुई थी? 2003 में। 2 क्वेश्चन, एक ही बात को ध्यान देखें। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो इन्होंने जो 4-5 रचनाएं लिखी, ये रचना एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने लिखा है। याद रखिएगा क्या लिखना है? मधुबाला। मधुबाला, याद रखिएगा मधुबाला। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। और एक इसका रचना है मधुशाला। क्या है? मधुशाला। मधुशाला एग्जाम में आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि मधुबाला किसकी रचना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक कि आपसे पूछा जाएगा मधुबाला किसकी रचना है, आपसे पूछा जाएगा मधुशाला किसकी रचना है। आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन है, तभी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं ना, अन्यथा इसका आंसर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक एक बात को ध्यान से देखिए। इस साल एग्जाम में पूछा गया था, इस साल में बता रहा हूँ डिस्टन, याद रखिएगा ये पूछा गया था कि निशा निमंत्रण की रचना किसने किया था। तो निशा निमंत्रण की जो रचना किया था आपको पता होना चाहिए किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन। किसने किया था? सॉरी, हरिवंश राय बच्चन ने किया था। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, तीनों का याद रखिएगा किसने किया था? याद रखेंगे किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन। मेरे साथ एक बार बताएं, आपसे पूछा जाएगा आत्मपरिचय की रचना किसने किया था? तो हरिवंश राय बच्चन। इसकी जन्म स्थल कहाँ है? तो आपको बताना इलाहाबाद। कहाँ, कब हुई थी? 1907 में। इसका मृत्यु स्थल कहाँ है? मुंबई। कहाँ पे आपको मृत्यु स्थल हुई थी? मुंबई। कब हुई थी? 2003 में। इसने 3 रचनाएं की थी जो सबसे चर्चित थी, सबसे प्रसिद्ध थी, मधुशाला, मधुबनी और निशा निमंत्रण। ठीक है,
राइटर से रिलेटेड आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछे जाएंगे। तो इस सबको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। जो स्टडी कर रहे हैं हमारे ऐप के माध्यम से, उनको स्टडी करने की आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको एप्लीकेशन में PDF के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एडिशन हम लोग लेटर के बारे में आप देख लिए हैं, जो राइटर है। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक की ओर मूव करते हैं। चलिए टॉपिक में एडिशन में आप जो आप लोग डिस्कस करवा रहा हूँ, ये थ्योरी सेक्शन होगी, जहां पे हम लोग थ्योरी सेक्शन में एडिशन ये आपको कविताएं से लिए गए हैं और कविता का मैंने व्याख्या की है कि कविता क्या बोलने चाह रहे हैं, इसके व्याख्या की है। फिर हम लोग जो देखेंगे वो आपका होगा क्या, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। क्या होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप थ्योरी सेक्शन को देखें थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर थ्योरी सेक्शन को बेहतरीन तरीके से अगर आप देख लेंगे, मैं वादा करता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वन लाइनर क्वेश्चन का इजीली से क्लिक कर सकते हैं। इसलिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो याद रखिएगा थ्योरी सेक्शन। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब में मिलेंगे। बाकी इसका जितना भी वीडियो होगी हिंदी कोर का या आपका आर्ट्स का जितना भी टॉपिक होगी, सभी का सभी वीडियो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन को। तो हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करें। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। ये आपका है कविता का पाठ है। इस कविता के पाठ में आपके सामने 8 वाक्य लिखे गए। इस 8 वाक्य में क्या बोले जा रहे हैं आपसे, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे, व्याख्या देखते हैं हम लोग। चलिए एक एक बात को ध्यान से देखिए। संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है। आपको द्वंद्व मतलब होता है प्रेम भाव रखना और उसे बहुत जरूरी है। किंतु कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर संसार के लोग का भार है, अर्थात एहसान है। मुझे कवि कहते हैं कि मुझ पर औरों के एहसान है कि मुझे लोगों ने इतना प्यार शिद्दत के साथ करते हैं। लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं और बात बात पर मुझ पर लोग प्रेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। संसार के लोगों ने अपने बोलों द्वारा यद्यपि मेरे हृदय तारों को झंकृत कर दिया, किंतु मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि लोग मेरे प्रति बहुत ही कवि कहते हैं कि जब मैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझसे कोई परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे कहीं पे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं लोगों के प्रति अपने दिल में प्यार रखता हूँ। लोगों को मैं अच्छी नज़रों से देखता हूँ, लोगों को मैं अच्छे नज़रों के साथ साथ मैं खुशहाल देखता हूँ, खुशहाल देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए फिरता हूँ, अतः संसार के लोग चाहे मेरे अपनी बातों से अवहेलना करें, लोग मेरे बातों को मजाक उड़ाएं, मेरे बातों को चिढ़ाएं, कुछ भी कहें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे लोगों से कोई सिकवा गिला नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोग मेरे प्रति क्या सोचते मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं लोगों के प्रति हमेशा प्रेम भाव रखता हूँ। एक क्वेश्चन कवि कह रहे हैं कि तुम्हें उनके प्रति भी अपने प्रेम पूर्ण स्वर रखता हूँ। मैं सदैव प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। उन्होंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में प्रेम का ही शराब पीता हूँ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और सभी लोगों से मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ। मैं यह ध्यान नहीं करता कि लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ, कभी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ। संसार तो उन्हीं लोगों को अधिक सम्मान देती है। कभी कह रहे हैं कि संसार में लोगों को उसी लोगों को अधिक सम्मान देती है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो अपना मस्तीपूर्ण जीवन करता हूँ संसार की परवाह छोड़ अपने मन के भावों को गीतों में अभिव्यक्त करता हूँ। और जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एग्जाम्पल में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग कुछ क्लास 12 के बाद हम लोग जैसे कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगे, कोई ITI करेंगे, कोई डिप्लोमा करें, कुछ भी करें, कुछ करें, लोग कहेंगे ये करो वो करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन एक बात बताए, कभी सिर्फ एक ही कह रहे हैं, सुनो सबकी करे अपने दिल के। कभी का एक ही मकसद है, लोग आपके बारे में जो कह रहा है कहना दीजिए, पर आप
सब के बातों को सुनना और करना वही जो आपके दिल कहे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी इन बातों को कह रहे हैं पहला सेंटेंस में। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में। मैं नीज डऊर के उदागर लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों मगन रहा करता हूं, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहाव करता हूं। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। इसमें आपको 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। पहला सेंटेंस को डिस्कस किया, दूसरा सेंटेंस है, इसके बारे में हम लोग जल्दी देखते हैं व्याख्या क्या करते हैं इसके बारे में। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों के लिए घूमता हूं, संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए फिरता हूं। यह संसार अपूर्ण है, बिल्कुल ये संसार पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज हम जीवन में जी रहे हैं, कब मर जाएं ये गारंटी नहीं है, इसलिए ये दुनिया क्या है? अपूर्ण है। सही काम करना चाहिए हमेशा, ठीक है। अपूर्ण है, नश्वर है और ना स्वर है, इसमें ईश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। और लचीला का मतलब देखिए ना, बहुत सारे इंसान लालची होते हैं, आप लोग देखें या नहीं? कमेंट कीजिएगा, आप लोग देखे हैं? लालची इंसान बहुत बुरा होता है, लालची मत कीजिए आप लोग, ठीक है। लालची एकदम बिल्कुल नहीं करना है किसी को, लालची से एकदम दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, ऐसा काम ना करें कि आपकी वजह से किसी को दुख झेलना पड़े, ऐसा काम ना करें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई करें। इस उम्र में आप लोग गलत राह पे ना चले। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का अपना ही संसार रखता हूं, मैं अपने हृदय में भावों उपरूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूं। मैं प्रत्येक स्थिति, चाहे सुख एवं दुख, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। कभी किसकी चर्चा में किन 2 बातों की चर्चा कर रहे थे? सुख और दुख। चाहे मैं प्रत्येक परिस्थिति, चाहे सुख आए या दुख, इसमें मस्त रहता हूं। कभी कहते हैं कि लाइफ में कभी भी अगर सुख आए तो ज़्यादा खुशी मत मनाओ, ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि ये दुनिया सुख देने वाले के पास कभी न कभी दुख आ जाते हैं। और कभी अगर आपके पास दुख है तो आप इतना गम में, इतना सदमा ना चले जाएं कि आप जो खुशी मिले वो आप भूल जाएं। याद रखिएगा, कवि का कहना एक ही मकसद है कि ये दुनिया, अगर आप सुखी है तो सुख और दुख दोनों को लेकर हम लोगों को चलना है। अगर हम पे सुख आए हैं तो भी मैं खुश हूँ, अगर मुझ पर दुख आए हैं तो मैं भी खुश हूँ, दोनों को मुझे सामना करना चाहिए। कवि ये कह रहे हैं, उसमें मस्त रहता हूँ, मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर सागर रूपी संसार की लहरों में मस्तीपूर्ण बहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि संसार के लोग व्यवहार की परवाह ना करते हुए मैं अपनी मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूं, और लोगों क्या कह रहे हैं क्या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो मस्तीपूर्ण जीवन यापन लेके घूमता हूं पूरे दुनिया में। इसी तरह से जीना चाहिए, ठीक है, किसी के चक्कर में ना पड़े तो फिर बाद में आप लोगों को पछतावा होगा। इसलिए उम्र बहुत अच्छी गुजर रहा है आप लोगों का। आगे सेंटेंस देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीख ज्ञान का भूलना। अब देखिए थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस में क्या व्याख्या लिखा है कवि ने, चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं मुझ पर युवा अवस्था जैसे मस्ती है। कवि जो है ना, एक युवा अवस्था, जिस तरह से आप लोग का उम्र गुजर रहा है, ठीक है, आप लोग को जहाँ उम्र जिस तरह से आप लोग का उम्र हो रहा है, आयु हो रहा है, याद रखिए उम्र हो रही है, इसी तरह से उस समय का व्यक्ति उम्र 18 साल 17 साल के जब होते थे, कोई राइटर बन जाते थे, कोई इंजीनियर बन जाते थे, कोई कुछ बन जाते थे, और अभी हम लोग प्यार मोहब्बत में ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ऐसा ना करें, ठीक है, बड़े पछतावा होगा। चलिए देखते हैं। युवा अवस्था मस्ती हूँ, मुझसे अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है, अर्थात मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके मन से दुखी होकर शिथिल यानी बेचैन हो उठता हूँ। मैं संसार के सामने हंसता हूँ किंतु अंदर से बेचैन रहता हूँ। कभी कहता है कि मैं संसार के सामने कभी भी नहीं रोता हूँ, क्योंकि मेरे रोने को देखकर लोग हंसते हैं, इसीलिए मैं लोगों के सामने हमेशा खुश रखता हूँ, चाहे मुझ पर कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए।
हर एक व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। याद रखिएगा, आपका दुखों का आप किसी के सामने रोएंगे ना, आपका आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए किसी के सामने ना रोएं। रोना है तो घर के अंदर चार दीवारियों का अंदर रोना है। घर के बाहर जब भी निकले याद रखिएगा हमेशा खुशहाल निकले, चाहे जितना भी बड़ा गम हो जाए। मैं संसार के सामने हंसता हूं किंतु आनंद से बेचैन रहता हूं। मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की याद है जो अभिव्यक्ति के लिए मचलती है। मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं इन संसार की यादों को भुला देना चाहता हूं। लोग कभी कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया को, संसार को भुला देना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये दुनिया अपूर्ण है, एक दिन ना एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसार क्या यह बात जानता है? मेरे बातों को जानते हैं कि संसार, पूरी दुनिया ये मेरी इस बातों को जानते हैं कि मैं दुनिया को भुलाना चाहता हूँ। ये मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भूल पाता। अफसोस इस दुनिया में जहाँ पर वैभव संपन्न लोग हैं वही वैभव रहित भी है, अर्थात अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग संसार में निवास करते हैं। ये दुनिया में भगवान ने, आप लोग एक बात गौर करेंगे, मेरा भगवान ने हर एक चीज़ दो दिया है। गरीब अमीर, उच्च नीच, आसमान जमीन, आग पानी, लड़का लड़की, औरत मर्द, सब कुछ दो दिया है। याद रखिएगा, सिर्फ भगवान ही इस दुनिया में है जो अकेले है, बाकी सब कुछ दुनिया में कोई भी चीज़ लेंगे, कलम पेंसिल, याद रखिएगा घर द्वार, सब कुछ दो दिया है। ठीक है, तो इस बात को गौर करें, सब सोचें इस सब बात को। ठीक है, लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं, क्या बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं तो वे मूर्ख है। लेकिन अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल सही बात। अगर किसी व्यक्ति के वो दुख पहुंचा है और उस दुख को देखकर हम दूर चले जाते हैं, या कुछ देखते हैं ना रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कोई रुकता नहीं है, चले जाते हैं, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति मूर्ख होता है। बिल्कुल सही बात, हमेशा मदद करना चाहिए। आप मदद करेंगे, कोई देखे या ना देखे, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला आपको देख रहा है, इसलिए हमेशा मदद क्या कीजिए। कोई वह जो इंसान किसी को दुख कर देख कर दुखी ना हो तो वो क्या कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा। मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भूल सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि देखे हुए लोगों का दुख भुला दूँ, लेकिन असमर्थ हूँ क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को उद्वेलित कर रहा है। ये है आपका, याद रखिएगा। कभी फिर अगला सेंटेंस में कहना चाहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है लास्ट वाक्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, इस सब बात को आपको ध्यान से देखना है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं और संसार के लोग विभिन्न हैं। बिल्कुल सही बात, मैं और लोग, इस दुनिया में सभी व्यक्ति अलग अलग है, क्योंकि डिस्कशन किसी का सोच कुछ और है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, इसलिए हर एक इंसान जो है ना उनका सोच अलग अलग है। मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के लोग व्यवहार का आचरण में कोई संबंध नहीं है। कवि कहते हैं कि मेरा व्यवहार आचरण संसार के कोई भी लोगों से मैच नहीं खाते हैं। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया भावों में डूबा रहता हूँ। मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात मुझे धन दौलत ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं है। कवि कहते हैं कि मुझे कोई भी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इस दुनिया पे मुझे कोई भी संपत्ति मिलेगी, जब मेरी मृत्यु होगी तो इसी दुनिया पे मेरी सभी का सभी संपत्ति रह जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं धन संग्रह करूँ। मेरे संपत्ति मेरे हृदय की भाव है। मैं अपने रुदान में भी हास्य रखता हूँ, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का हंसकर सामना करता हूँ। और कोई विपरीत या विपत्ति आए, कोई भी परिस्थिति खराब आ जाए तो मैं हंसकर सामना करना चाहता हूँ, क्योंकि दुखों से कभी भी परिस्थिति को, यानी जो खराब परिस्थिति आ जाए तो उसको हम लोग कभी भी दुख होकर उसको सही नहीं कर सकते, हमेशा खुश होकर उसको हम लोग सही करते हैं। मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग यानी शक्ति रखता हूँ, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण के लिए शक्ति का काम करती है। हाँ, जिस पर राजाओं के महल
नछोवर है, मैं उस खंडर का भाग लिए हूँ। अर्थात खंडरों में निवास करने वाले गरीब लोग ही है, गरीब लोग ही मेरे अभिव्यक्ति का विषय है। कवि कहते हैं, कवि का एक ही मकसद है कहना, जो खंडरों में रहते हैं, गरीब से गरीब लोग जो खंडरों में रहते हैं, मैं उसी को अच्छा इंसान समझता हूँ, बल्कि उनकी तुलना में जो महल में रहते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, ये हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि हक कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मदकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा रहा है कवि। कवि कहते हैं कि अपने शब्दों द्वारा संसार की बेचैन मानवता की पीड़ा का वर्णन किया गया है, लेकिन संसार के लोग ने उसे काव्य गीता माना है। मैं संसार की पीड़ा को देखकर छटपटा उठा, लोग उससे कविता का छंद मानते हैं। मैं इसी दुनिया के, कवि कहते हैं कि जैसे मैं दुनिया के कोई भी संकट को देखता हूँ तो मुझे बेचैन होकर उठते हैं, कोई भी गरीब की दुखों को देखता हूँ, मुझे मेरा अंदर एक बेचैन से पैदा होती है, और लोग इसे समझते हैं क्या, कविता, कवि। याद रखिएगा, लोग मुझे कवि कहकर अपना रहे हैं, मेरे भावों की अभिव्यक्ति को कविता मानकर मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ, मैं अपने हृदय में मदकता यानी कल्पनाओं की मस्ती रखता हूँ। मेरे भावों को सुनकर व पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जैसे मधुशाला, निशा निमंत्रण जो लिखे हैं, उनको पढ़कर लोग इस दुनिया पे खुशी से झूमते हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से कविता लिखी गई है। मुझे कवि समझकर मेरे सामने नतमस्त होते हैं, वह मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्तीपूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ। कवि लास्ट में कहना चाहते हैं, कवि जो है लास्ट में जो कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा एक ही बात कि मेरे कविता के माध्यम से मैं लोगों को एक ही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया के बातों को छोड़ो, और दुनिया के बातों को छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दुनिया के बात को छोड़कर आपको जीवन यापन गुजारने के लिए मस्ती से रहना होगा। इसलिए दुख सुख जो भी आए अपने खुशी से उसे स्वीकार कीजिए, खुशी आए तो खुशी को निछावर कीजिए, गम आए तो उसको खुशी होकर उसको परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कवि यही कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे एडिशन कविता भाग के, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने देखे ये सब, कितना अच्छी तरह से हम लोग इन सब को व्याख्या भी किए कि कवि क्या कहना चाहते थे। अब हम लोग जो देखेंगे अगला सेंटेंस में, वो आप लोगों के सामने होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा क्या होगी, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू। क्या होगी, एमसीक्यू टाइप के आपके सामने होगी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम डिवीजन 30 से 40 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अगला वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये टॉपिक देखना है जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पार्ट नंबर 2 में, किसमें, तो पार्ट नंबर 2 में। याद रखिएगा, तो आप लोग को सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखें जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर थ्योरी सेक्शन को देख लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ डिस्टूडेंट कि आप ये सब क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से डिस्टूडेंट आप लोग एडमिशन करवाएं। एडमिशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर सही समझ में आए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288660। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे तरह से तैयारी करें और अपना रिजल्ट के अच्छे अंक लाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। कहीं भी अपना दिमाग को कहीं भी ना लगाएं, अपने पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस।